आप सभी योगार्थियों को, योग प्रेमियों को, योग पथिकों को मेरा नमस्कार। आज हम 2022 में 9 जुलाई को जो नेट का पेपर हुआ था योग का, उसके जो 100 क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनका हल करेंगे। उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, 9 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था नेट का योग का, वो ऑनलाइन मोड से हुआ था, जो अभी हाल ही में जून में ऑफलाइन मोड में हुआ था। और अभी जो अगस्त और सितंबर में जो होने वाला है, सितंबर में वो फिर से ऑनलाइन मोड से होगा। तो देखिए, 9 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था और जो स्क्रीन पर आपके सामने है, इस पेपर को मेरे तक पहुंचाने का मैं श्रेय जो है वो खुशबू को देना चाहूँगा। खुशबू हमारी एमएससी स्टूडेंट हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा से है। दूसरा, पीछे हमने जो वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, यानी अभी जो जून 2024 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था नेट का, उसके लगभग सभी क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज्योति यादव जी ने दिए हैं। ज्योति जी का सहयोग अश्विनी जी ने किया है, तो मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूं, दोनों को धन्यवाद करता हूं, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जितने भी उत्तर दिए वो बिल्कुल स्टिक थे, ऑथेंटिक थे और उन उत्तर का जो लाभ है वो अन्य विद्यार्थियों ने भी उठाया, उन्हें भी मिला। क्योंकि वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे, मैंने चॉइस दी थी कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक उत्तर देता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर जो दिए वो ज्योति जी ने दिए और उनका सहयोग विशेषकर अश्विनी जी ने किया। दोनों हमारे स्टूडेंट हैं, मास्टर योग से पास आउट हैं और रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से पूरे देश से मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं। इसमें संतोषी जी झारखंड और इनके स्टूडेंट्स, साथ में प्रिया घोष जी गुजरात और तमाम अदर स्टेट्स, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम आदि स्टेट से कॉल आते हैं और बताते हैं कि आपके द्वारा सर समझाए गए क्वेश्चंस हमें पसंद आते हैं, हमारे विद्यार्थी भी देखते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 से लेकर जो 50 तक क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट पेपर जो होता है, जर्नल पेपर होता है, कॉमन जो पेपर होता है वो सबके लिए होते हैं, चाहे वो बच्चा हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो। यानी जिस शिफ्ट में जो पेपर होता है उस शिफ्ट में जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन होता है। यानी 1 से 50 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है कि आप वाले में वो क्वेश्चन 5वें नंबर पे हो, किसी और वाले में वो 10वें नंबर पे हो, किसी और वाले में वो 8वें नंबर पे हो। तो लगभग वही 50 क्वेश्चंस होते हैं एक शिफ्ट के अंदर। जब ऑफलाइन पेपर होता है पूरा, तो उसमें तो सभी का ही सेम होता है, उसमें किसी सब्जेक्ट के अनुसार अलग नहीं होता, लेकिन यहाँ शिफ्ट के अनुसार अलग होता है। वो जरूरी हो जाता है अलग करना, अन्यथा क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में वो आया है, फिर इवनिंग शिफ्ट वालों को तो पता चल जाएगा क्या आया है। तो इसलिए जर्नल पेपर जो होता है एक शिफ्ट में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो कॉमन होता है। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। और सेकेंड जो पेपर होता है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे 51 जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। 51 से लेकर और 150 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो योग हो, चाहे इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन सब का जो होता है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो 50 जर्नल के क्वेश्चन होते हैं और 100 सब्जेक्टिव होते हैं। मल्टीपल चॉइस होते हैं सभी क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन।
स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गीता से शुरुआत हुई है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग की यह परिभाषा भगवत गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक में दी गई है। तो देखिए, आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, अपने साथ बुक्स लेकर बैठ सकते हैं। मेरे चारों तरफ बुक्स रखी हैं, इधर भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, पीछे भी बुक्स हैं, इधर पीछे भी बुक्स रखी हैं। तो आप भी, क्योंकि आपको बार बार खंगालना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस का मतलब ये मैराथन है, इसका मतलब हजारों क्वेश्चंस हमारे 100 क्वेश्चंस के साथ सोल्व हो जाएंगे। और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का फायदा हमें जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है योग का, उसमें 101% हमें फायदा मिलेगा। तो मैक्सिमम या अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं से ही रिलेवेंट रहते हैं। लगभग आप पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा लेते हैं तो लगभग 80% तक क्वेश्चंस इन्हीं से ही जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन भगवत गीता का है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, यानी भगवत गीता का जो छठा अध्याय है आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। एक तो आपको भगवत गीता के सभी अध्यायों के नाम पता होना चाहिए कि पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, चौथे अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, पांचवें अध्याय का नाम चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग या ध्यान योग है। यानी गीता के प्रत्येक अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो देखिए, छठे अध्याय का जो 23वां श्लोक है वो यही है। स्पष्ट रूप से उसमें भगवत गीता की डेफिनेशन दी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरे अध्याय का 48 और 50वें श्लोक में भी भगवत गीता के अंदर योग की डेफिनेशन स्पष्टता से दी गई है। तो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और छठे अध्याय का 23वां श्लोक, सीधे सीधे 3 जो श्लोक है वो भगवत गीता के डेफिनेशन ही देते हैं। यानी समत्तम योग उच्यते वाला जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 48वां है, और दूसरे अध्याय का जो 50वां श्लोक है वो योगे कर्मेसु कौशलम है। ठीक है, और ये छठे अध्याय का 23वां आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषा में आता है। पहले देखिए अंग्रेजी लिखी हुई है, फिर उसके नीचे हिंदी लिखी हुई है, तो इससे आसान रहता है। एक क्वेश्चन आपसे मेरा है कि आप मुझे बताएं, मुझे भी पता चले कि हमारे योग के विद्यार्थी क्या सोचते हैं और किस स्टेट के विद्यार्थी क्या सोचते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो पेपर होता है ये ऑनलाइन ठीक है या ऑफलाइन ठीक है? अभी जो पेपर होगा सितंबर में फर्स्ट वीक में योग का, तो आप सब योग के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या ऑनलाइन मोड ठीक है हमारे लिए या ऑफलाइन मोड अच्छा है हमारे लिए? कौन सा मोड ठीक है ना? किस विधि से पेपर होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? और आपका एक्सपीरियंस पीछे जो पेपर ऑफलाइन हुआ तो कैसा रहा? क्योंकि बहुत से बच्चे नए जुड़े थे तो वो शुरू से ऑनलाइन पेपर दे रहे थे, तो मुझे जरूर बताइए, मुझे जरूर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका तो आपको पता चल गया होगा स्पष्टता से, है ना? छठे अध्याय का 23वां यानी 4th जो क्वेश्चन है वो इसका उत्तर है। द वर्ड वेद, वेदा स्टैंड फॉर, वेद से क्या अभिप्राय है? वेद का मतलब स्मृति होता है ना, या प्रस्थानत्रयी होता है, या मंत्र संहिता होता है, या निरुक्त होता है? वेद शब्द से क्या अभिप्राय है? स्मृति होता है, प्रस्थानत्रयी होता है, या मंत्र संहिता होता है, या निरुक्त होता है? तो देखिए, इसका उत्तर आपको बताना है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, और मैं कोई प्रिपरेशन करके भी नहीं बैठा हूँ। मुझे जो क्वेश्चंस पता है वो ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो देखिए, प्रस्थानत्रयी तो नहीं है। प्रस्थानत्रयी में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे जरूर बताना है। कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। प्रस्थानत्रयी में भगवत गीता होती है, इसके अलावा 2 ग्रंथ और होते हैं, वो आपको बताना है। मंत्र संहिताएं होती हैं या निरुक्त होते हैं, और या फिर स्मृतियां होती हैं। तो स्मृति तो नहीं कह सकते क्योंकि स्मृतियों की संख्या मनु स्मृति, पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये स्मृतियां होती हैं। तो अब आप खुद अनुमान लगा के मुझे बता दीजिए कि निरुक्त होता है या मंत्र संहिताएं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत है। न्याय दर्शन बहुत ही फेमस दर्शन है जो न्याय की बात करता है। तो न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध प्रमुख सिद्धांत जो है असत कार्यवाद है, या सत्य कार्यवाद है, या सद सत ख्यातिवाद है, या निर्वचनीय ख्यातिवाद है।
तो देखिए इसका वर्णन हमने अपनी योगसार पुस्तक में दिया है, आप भी देख लीजिए अगर आपके पास है तो या आपके पास दर्शन है तो उसमें देख के बताइए, ताकि और छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका क्या उत्तर रहेगा वो आपको खुद बताना है। ठीक है, तो सत्य कार्यवाद का सिद्धांत किस में है, सद्वाद ख्यातिवाद का किस में है, ये चारों सिद्धांत किस में दिए गए ये आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के त्रिरत्न हैं, यानी जो बौद्ध बुद्धिज्म है या बौद्ध जो धर्म है उसके त्रिरत्न हैं। तो ये भी हमने हमारी जो योगसार पुस्तक है उसमें बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया है, बताया है। तो योगसार में आप ये देख सकते हैं। और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान या सम्यक आचार, प्रज्ञाशील और समाधि, और तप स्वादेश और प्रणिधान तो हो नहीं सकते, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। बहुत ही आसान है, लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर बन जाता है। तो ये 8 का सीक्वेंस है, तो आपको जरूर ध्यान देना है। ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है इस सीक्वेंस को, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बौद्ध में हमने बहुत स्पष्टता से दिया है, जहाँ पर बात आती है बौद्ध धर्म की तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इनके 8 ये योगसार पुस्तक है, इसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। ये देखिए डायग्राम के साथ, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसमें देखिए सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 का सीक्वेंस है। इनमें कई बार लास्ट के 3 पूछ लेता है, कभी बीच के 3 पूछ लेता है, कभी शुरू के 3 पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और एक बार ये भी पूछा गया था कि ये कौन सा मार्ग है, तो इसे ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये याद रखना है ना। अष्टांग योग नहीं है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और जो आ, ये जो क्वेश्चन है बौद्ध के त्रिरत्न, ये आपको खुद बताना है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि बौद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं, ठीक है। ये हमने बौद्ध के त्रिरत्न जो हैं, योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन परिचय है उसमें भी आपको बहुत ही विस्तार से जानने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। योग वशिष्ठ के अनुसार भक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताइए। ये भी हमने दिया है, इसी योगसार पुस्तक में भी है, और हमारी जो योग वशिष्ठ जो पुस्तक है उसके अंदर भी आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए 4 द्वारपालों में देखो, अगर आपको हो सकता है द्वारपाल याद होंगे चारों, लेकिन उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है वो आपको नहीं पता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो देखिए चारों ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा पूछा है सेकंड, तो वो फिर आपको कैसे बताएंगे आप लोग। तो इसके लिए आपको योग वशिष्ठ थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, थोड़ी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ योग वशिष्ठ के बारे में। हमने दे रखा है हमारा जो चैप्टर मोक्ष के 4 द्वारपाल, इसका एक सूत्र है सीधा सा ना, अगर वो आपको पता है तो आप डेफिनेटली उसका उत्तर दे सकते हैं। सम विचार संतोष और साधु संगम, ठीक है, पहले शम है, फिर विचार है, फिर संतोष है, और फिर साधु संगम है, ठीक है। फिर भी एक बार आप ठीक से वो देख लीजिए कि कौन सा ठीक रहेगा। इसका एक श्लोक आता है, क्योंकि अगर श्लोक आपको थोड़ा ध्यान है तो डेफिनेटली आप उत्तर ठीक से दे पाएंगे, ठीक है। आगे है योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है। शिव
और शक्ति। तो निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध है, निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध है, उपशम प्रकरण है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। तो योग वशिष्ठ में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है जो चैप्टर्स हैं, है ना, या किस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन जो किया गया है वो देखिए निर्वाण प्रकरण में ही मिल सकता है, मुमुक्षु प्रकरण में नहीं है। ठीक है, यानी पहला वैराग्य प्रकरण है, फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। ठीक है, तो उसके बाद जो पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो है इनमें से जरूर मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कौन से प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है। किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है। उपरोक्त प्रश्नों से प्रारंभ होने वाला उपनिषद है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आपको खुद बताना है कि इस उपनिषद में इस तरह की बातों का वर्णन मिलता है कि किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है। तो प्राणों की बात की है, मन की बात की है। 4 उपनिषद आपके पास ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन है, यानी 3 सत्य हैं, 1 असत्य है। ठीक है, तो उद्गी 3 अक्षरों वाला है, उपद्रव 4 अक्षरों वाला है, हिंकार 3 अक्षर वाला है, उद्गीत 4 अक्षरों वाला है। अब अगर आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ है छांदोग्य उपनिषद, उसके अंदर आपने कुछ श्लोकों को देखा होगा, तो उसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं कि इनमें से एक असत्य है। तो उद्गीत मुझे लगता है 4 अक्षरों वाला है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि उद्गीत जो है वो 3 अक्षरों वाला है। तो ऊपर के 3 मुझे ठीक लग रहे हैं, 4th मुझे गलत लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं अनुभव से बता सकता हूँ कि उद्गीत तो 3 का होना चाहिए, 4 वाला कहीं ना कहीं गलती है। अगला क्वेश्चन है, धारणा भीरमैनोधैर्यम याति चैतन्यमय अद्भुतम किस योगोपनिषद में आया है, यानी कौन सा योग उपनिषद है जिसमें श्लोक आया। सीधा श्लोक पूछा है। योग चूड़ामणि उपनिषद, योग राज उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग तत्व उपनिषद। धारणा भीर में नोधैर्य याति चैतन्य मैदभूतम। इसका तो हम आपको खुद बताना पड़ेगा देखकर। अगला क्वेश्चन है 60, श्वेता श्वेत्र उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। ध्यान के लिए स्थान बताया है श्वेता श्वेत्र उपनिषद में, तो समतल भूमि है उसमें, पवित्र है उसमें, मनोनुकूल है या मरुभूमि, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी समतल की चर्चा हुई है या मरुभूमि की चर्चा हुई है या मनोनुकूल की है, पवित्र की हुई है। तो देखिए श्वेता श्वेत्र उपनिषद आप थोड़ा देखेंगे तो ध्यान के बारे में जो बताया है उस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा उत्तर है। आप भी कमेंट बॉक्स में सभी उत्तर बताते जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के उत्तर ज्योति ही दें, ज्योति को ही मेहनत करनी पड़े। आप सब वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा और इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिलेगा। कुकुटासन का वर्णन किस योगोपनिषद में आया है, यानी योग का कौन सा उपनिषद है जिसमें कुकुटासन का वर्णन मिलता है। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, योगराज उपनिषद में, श्वेता स्वरोत्र उपनिषद में, नाद बिंदु में। तो श्वेता स्वरोत्र में तो मुझे नहीं लग रहा कुकुटासन का वर्णन है, शायद नाद बिंदु में भी नहीं है, या तो योगराज में हो सकता है या त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में। तो आप देख कर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। आगे है श्वेता श्वेत्र उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान या योगाभ्यासी खालिस्तान को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। जिस प्रकार सारथी जो होता है ना, सारथी, और सारथी कौन है, जो घोड़े हैं उनको चलाने वाला, अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान जो योगाभ्यासी है उसको इंद्रियों को या बुद्धि को या चित्त को या मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में करना चाहिए या किए रहना चाहिए। तो इंद्रियां हैं सारथी, या बुद्धि है, या चित्त है, या मन है। यानी श्वेताश्वर उपनिषद में किसे सारथी कहा है,
यानी सारथी कौन है? तो इंद्रिया जो है वो तो मुझे लगता है नहीं हो सकता। आपका बुद्धि होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। सारथी जो कंट्रोल करता है वो बुद्धि ही होती है। बाकी एक बार आप फिर भी उपनिषद देख लीजिए इसमें कि एग्जैक्ट क्या उत्तर है। आगे है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है? एक है ना चित्त संवित, हृदय है मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर। ये कौन सा सूत्र है पातंजलि योग सूत्र का? कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र, हमें जरूर बताइए। पातंजलि योग सूत्र की अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी द्वारा रचित योग दर्शन जो उनकी पुस्तक है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, उसको आप पढ़ लीजिए। बहुत ही सरल शब्द में उसको समझाया गया है। तो हृदय इसका उत्तर रहेगा, हृदय चित्त संवित, है ना। लेकिन आपको, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है कि हृदय चित्त संवित ये कौन से पाद का कौन सा सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? आत्म भाव भावना की निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है उस चीज से छुटकारा पा लेना, किस में होती है? लोकदर्शी में, यात्मदर्शी में, विशेषदर्शी में, सर्वलोकदर्शी में? तो इसका मुझे भी नहीं पता है, ये आप ही बताएं देख के कौन से पाद से रिलेटेड है, कौन सा सूत्र है। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िए, फिर उसके ऑप्शन अच्छे से देखिए। देखो डायरेक्ट 4 ऑप्शन है, उनके सीधे उत्तर हैं, यहाँ पर कोई मतलब ए बी सी का चक्कर नहीं डाला गया है, सीधा उत्तर आ रहे हैं अभी तो। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? महर्षि पतंजलि, महर्षि रमन, ईश्वर या मुनि? तो सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में होना चाहिए, स्पष्ट है ये तो, है ना। कहीं महर्षि पतंजलि जी ये नहीं कहते कि मेरे अंदर हो या महर्षि रमन के अंदर हो। तो कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन है ना। सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित है, ईश्वर के में ही है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो समाधि परिणाम में, बुद्धि परिणाम में, एकाग्रता परिणाम में, निरोध परिणाम में? तो ये अलग अलग परिणाम बताए ना, चित्त चित्त के परिणाम, तो संयम के परिणाम, है ना। तो आप खुद मुझे देखकर बताना किस पाद का ये कौन सा सूत्र है। 67, पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो देखिए पिंड की जहाँ बात आती है और पिंड से रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं, तो इसमें स्पष्ट है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन मिलता है और वहाँ पर पिंड की बात भी कही गई है। मेरे पास पुस्तक है, मैं देख लेता हूँ। हठ रत्नावली में भी मुझे डाउट लग रहा है, मैंने योगसार में जो है वो बिल्कुल इनका सार दिया है ना, तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 9 जो प्राणायाम है ना वो हठ रत्नावली में है। 9 प्राणायाम किस में है? हठ रत्नावली में है। और हठ रत्नावली के बाद जो सिद्धांत पद्धति है उसमें 6 चैप्टर हैं, यानी पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड ज्ञान, पिंडाधारा, समरसता, अवधूत योगी के लक्षण। तो ये सीक्वेंस भी कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना, इसमें 9 चक्रों का वर्णन मिलता है किसमें? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो अब कहेंगे सर 9 चक्र कौन से हैं? तो सबसे पहला इसमें ब्रह्म चक्र है, और फिर इसमें 7वां जो है, छठा जो चक्र है, तालु चक्र अलग से दिया है, भ्रू चक्र दिया है ना, ब्रह्मरंध्र चक्र दिया है, निर्वाण चक्र जिसे कहा है, और आकाश चक्र दिया है यहाँ पर। तो ये 9 चक्र का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और 9 प्राणायाम का वर्णन किसमें मिलता है? हठ रत्नावली में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? तो मैंने अभी आपको बताया सबसे लास्ट वाला उपदेश है, छठा उपदेश सष्टम में, क्योंकि इसमें 6 ही उपदेश है। देखो पूछ लिया ना, ये आसान ही है। नेक्स्ट है, मयूरासन के 6 प्रकार किस ग्रंथ में है? हठ रत्नावली, बिल्कुल हठ रत्नावली के अंदर मयूरासन के 6 प्रकार हैं, और हठ प्रतिपिका में नहीं है, घेरण संहिता में नहीं है ना। अभी हम हठ रत्नावली की चर्चा कर रहे थे ना, तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है
मैं अभी बता देता हूँ आपको। आसनों का जहाँ वर्णन आता है, यहाँ पर अष्टक्रम का वर्णन भी मिलता है, क्योंकि यहाँ जो षटक्रम है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो छोटी छोटी बातें आप देख लेंगे। कुछ जगह पर है ना मयूरासन के 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन एक प्रकार वो खुद मयूरासन भी मान लिया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 प्रकार बनते हैं: दंड, पार्श्व, बुद्ध केकी, पिंड और एक पाद। ठीक है, कुछ जगह पर 5 हैं, कुछ जगह पर 6 हैं, तो अगर 6 ऑप्शन में है तो स्वाभाविक है 6 ही रहेगा। तो किसमें है? हठ रत्नावली में। ये योग सार में बहुत अच्छे से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उसमें ओम का उच्चारण लिखा गया है। तो इसमें किस आधार में, मतलब 16 आधार का वर्णन मिलता है ना, आपको पता होना चाहिए। पादांगुश से लेकर मूलाधार, गुदाधार, मेढ्राधार, उडियान आधार, नाभि आधार। तो देखिए, नाभि आधार में लिखा है ओम का उच्चारण करने से नाद लय होता है। यह हमने बहुत स्पष्ट ढंग से इसमें लिखा है, षोडश आधार के साथ इस पुस्तक में, है ना, योगसार में। काफ़ी क्वेश्चंस तो योगसार में हमें मिल गए हैं नाभि आधार में। ठीक है, तो नाभि लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका। तो जैसे कंठा, अगली मतलब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि जालंधर बंद का अभ्यास कंठाधार में करना चाहिए, है ना, तालु आधार का खेसरी में, जीवा आधार का जीवा के मूल में लगाना, भ्रूमध्याधार का चंद्रमंडल का ध्यान, नासिकाधार का नासिका के अग्रभाग पर, नासामूलक ललाटाधार माथे पर ध्यान, ब्रह्मरंध्र आधार आकाश चक्र का स्थान, है ना। तो ये सब 16 आधारों का संबंध दिया गया है। तो सबसे रोचक जो था वो ओम का उच्चारण था, जिसका संबंध नाभि आधार से है। अगला है, असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है? मतलब ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है? टाक कल्पना विधि, नैदानिक केस अध्ययन विधियां, तुल्य रूप प्रयोग, एकाकी केस प्रयोग शोध विधि। अकॉर्डिंग टू ये है हाइपोथेटिकल मेथड, क्लिनिकल केस स्टडी मेथड, एनालॉग एक्सपेरिमेंट और सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। कई बार अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड ऑफ फॉर एबनॉर्मल साइकोलॉजी? एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो क्लिनिकल केस स्टडी भी एबनॉर्मल हो सकती है, एनालॉग एक्सपीरियंस भी, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च। मुझे डाउट, आप खुद बताना अगर आपको अनुभव है तो। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा भाग है? तो चेतन है, अर्धचेतन है, अचेतन है, पराचेतन है। हमने कई बार बताया है आपको, है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। तो पराचेतन ही होगा या तो सुपर कॉन्शियस ही होगा, या तो बाकी आप बताना मुझे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यामोही मनोविदालिता के समाधान हेतु कौन सा सर्वाधिक उचित उपचार है? तो ये भी साइकोलॉजी का है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पैरामाइड सिंजोफेरनिया? अगला है, निस्यंदन दर GFR को नियमित करने में योगदान करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो नेम द हार्मोन्स कंट्रीब्यूट टू रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो देखिए, आपको खुद बताना है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है इसका उत्तर। एंटो एंटोनेंशियन, ये खुद ही बताएंगे आप, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा साइंस का रहा है। ये अनाटॉमी का क्वेश्चन है, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो उसमें से आप बता सकते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया है? तो सकारात्मक व्यवहार के लिए सीधी बात है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणम, चित्त प्रसन्न रहता है तो सकारात्मक व्यवहार है। तो ये यहाँ पर तीसरा उत्तर रहेगा। तो कौन से पाद का कौन सा सूत्र है, ये भी आप मुझे बताएंगे, आपके लिए प्रश्न है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 76। धोती मुख्य रूप से आहार नलिका और उदय से संबंधित है, जबकि खालिस्तान मलद्वार, मलाशय और बृहदान्त्र यानी कोलोन से संबंधित है। तो आपको तो पता होना चाहिए ना, मलद्वार से, मलाशय से, बृहदान्त्र, कोलोन से संबंधित है। क्या हो सकता है? बस्ती हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 77। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकार का नाश करने में सक्षम है? सिद्धासन, पद्मासन। देखिए शिव संहिता जो है उसके अंतर्गत, देखिए शिव संहिता में 5 मुख्य पटल हैं। ठीक है, उन्हें प्रकरण कहें या पटल कहें, तो उसमें जो आसन है ये उसके अंतर्गत जो उसका तीसरा पटल है, तीसरा पटल यानी जो योगाभ्यास कथन है, उसमें जो आसन है वो 4 आसनों का वर्णन मिलता है। जो 4 आसन इन्होंने दे भी रखे हैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, उग्रासन को पश्चिमोत्तानासन भी कहा है, और स्वस्तिकासन। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा है ये आपको खुद बताना है कि कौन सा आसन व्याधि यानी बीमारी के सभी प्रकारों का नाश करने वाला है। अगला है, मधुमेह से इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? मधुमेह में यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज। मधुमेह जो होता है उसमें इंसुलिन की कमी होती है, तो उसकी संवेदनशीलता यानी कैसे हम इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं ना, कैसे हम इंसुलिन को एक्टिव कर सकते हैं। तो उच्च कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन वाले आहार से, उच्च प्रोटीन और उच्च अल्प कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से, अल्प प्रोटीन और अल्प कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से, या अल्प प्रोटीन और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से। तो मतलब जो इंसुलिन है वो किससे ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से, या दोनों ही उच्च होने चाहिए? तो देखिए इसका एग्जैक्ट उत्तर मैं भी नहीं दे पाऊंगा, आप अपने विवेक से या इसकी अगर आंसर की है तो आप उसमें देखकर मुझे बता दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो उनकी आंसर की उनके पास जरूर होगी, तो उस आधार पर भी आप हमें बता सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा सर्च कीजिए, जरूर उत्तर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोष्ठबद्धता, कोष्ठबद्धता का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी भी थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। में मल सामान्यतः पैल्विक कॉलन तक पहुंचता है, परंतु उसका अंतिम रूप से निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता है। तो मतलब कोष्ठबद्धता के भी कई प्रकार है, कॉलिक कोष्ठबद्ध, इडियोपैथिक कोष्ठबद्धता, डिसेजिया कोष्ठबद्धता, स्लो ट्रांजिट कोष्ठबद्धता। तो मैं भी नहीं बता सकता, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता इसका। तनाव संबंधी सिरदर्द उत्पन्न होता है, टेंशन हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स। तो बाह्य शिरोवलक या स्काल्प की मांसपेशियों में लगातार संकुचन से, या सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्कैल्प मसल्स, या बाह्य मुख की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, या गर्दन की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, किससे होता है ये आपको बताना है, ये भी आप ही बताएंगे, या मुख और गर्दन की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जरूर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, बाह्य जननांग क्षेत्र के प्रदाह को क्या कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन आउटर जेनिटल रीजन नॉन एज, है ना, बाह्य जो जनांग है उसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रिटिस या स्कैल्पिजिटिस या वोल्वाइटिस या कोलाइटिस। अगर हिंदी में है तो आप हिंदी में देख लीजिए, एंडोमेट्रिटिस, स्काइलोपिंजाइटिस या वोल्वाइटिस या कोलाइटिस। तो जिनका बैकग्राउंड है, अंकिता जी ने पहले काफ़ी उत्तर दिए थे, उनका बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है, तो बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है? शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है, यानी पंच तत्वों में जो इम्बैलेंस होता है तो कोई ना कोई रोग तो होता है, नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। तो कौन सा तत्व है जो अस्थमा से रिलेटेड है?
है ना। तो देखिए मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान भी है लेकिन जटिल भी है। तो अस्थमा का संबंध है हमारी श्वासों से, वायु तत्व तो होगा इसमें। तो किस तत्व की अधिकता से अस्थमा होता है, यानी आकाश, अग्नि और पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, या अग्नि, जल और आकाश? मुझे भी नहीं पता है, आप बताइए इसको। बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। सिंपल भी है और जटिल भी है। अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिस विच वन नॉट एन अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर योगा क्लास। योगाभ्यासों की अध्यापन विधिया एक पुस्तक है, लोनावाला जो महाराष्ट्र में है, योग का इंस्टीट्यूट जहाँ पर है, स्वामी कोलानंद का जिसका संबंध है, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में दे रखी है, वो देख सकते हैं। कौन सी जो ये पुस्तक है उसके अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है ना। तो पंक्तिबद्ध व्यवस्था, पूर्ण वर्ताकार व्यवस्था, अर्धवर्तीय व्यवस्था, अर्ध आयताकार व्यवस्था। ठीक है। तो उसमें दे रखा है कि कौन सी व्यवस्था ठीक है। तो पंक्तिबद्ध व्यवस्था या पूर्ण वर्ताकार, है ना, गोलाकार, अर्धवर्तीय भी ठीक बताया है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, खुद देख के बताइए, अच्छी पुस्तक है। अब की बार कई क्वेश्चन आए थे सिलेक्टेड। योगाभ्यासों के अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान होना चाहिए? 12 वर्ग फीट, 18 वर्ग फीट, 24 वर्ग फीट, 40 वर्ग फीट? तो देखिए 40 वर्ग फीट बिल्कुल सही आंसर है। 8 फीट ऐसे होना चाहिए लंबा। 6 फुट का तो आपका मैट होता है, तो 1 फीट पीछे छोड़ दीजिए, 1 फीट इधर छोड़ दीजिए, तो 8 फीट हो गया। और 3 फीट का अगर हम मैट मानते हैं तो 1 फीट उधर छोड़ दीजिए, 1 फीट इधर छोड़ दीजिए, तो 5 फीट ही हो गया। तो 8 पंजू 40, तो 40 वर्ग फीट का स्थान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मतलब 40 वर्ग फुट उसके लिए सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि उसको हाथ भी दाएं बाएं करना पड़ता है, उसको पैर भी थोड़े बहुत आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो ये नहीं है कि आपका मैट के साथ दूसरा मैट लगा दिया, कि थोड़ा स्पेस तो चाहिए ना दाएं बाएं घूमने के लिए। तो 40 वर्ग फीट बिल्कुल ठीक है इसमें। कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है? कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक अच्छी विधि है? विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ द क्लास आवर्स एंड एन स्किल एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स? क्लास से बाहर उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए, उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए कौन सी विधि अच्छी है? तो देखिए इसमें अगर थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आता तो अंग्रेजी भी देख लीजिए। प्रोजेक्ट मेथड ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन मेथड ठीक है, या रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड ठीक है, या डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड ठीक है? यहाँ पर क्लास के बाहर की बात है। तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड तो लगभग क्लास से रिलेटेड ही होता है, और परियोजना विधि तो हो नहीं सकता। समूह वार्तालाप विधि क्लास में करवाई जा सकती है। अनुदेशक विधि के अनुक्रिया डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, या मुझे लगता है रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, ये भी क्लास से रिलेटेड है। डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली उसकी स्किल में, उसके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। कई बार कहते हैं ना कि बच्चा घर जाके एक्स्ट्रा पढ़ता है, या उसको अलग से पढ़ाया जाता है, या उससे अलग से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड। बाकी आप बता सकते हैं। आसनों के अभ्यास के दौरान प्रत्यय स्थलीय अनंत समापत्तिभ्याम अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ये बताइए आप, किसका श्लोक है? प्रयतन शैथिल्यम अनंतम समापत्तिभ्याम। स्वाम मतलब हठ प्रदीपिका का है, घेरण संहिता का है, या योग सूत्र का है ना? इन तीनों में से लग रहा है मुझे तो। बाकी आप बताना कौन। मुझे तो समाप्तिभ्याम नहीं बता सकता मैं, आप खुद बताना। या तो हठ प्रतिपिका का हो सकता है, यानी स्वामी स्वात्माराम से रिलेटेड हो सकता है, या महर्षि पतंजलि। हठ प्रतिपिका के अनुसार किस अभ्यास से 6 कोष्ठबद्धता नामक विकार नष्ट होते हैं? तो खेचरी तो नहीं है, महावेद, महामुद्रा, महाबंध,
इनमें से आपको बताना है कि 6 का मतलब यहाँ पर टीबी होता है, कुष्ठ का चर्म रोग होता है, कोष्ठबद्धता कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये तीनों मुद्राएं हैं वो बड़ी शक्तिशाली है, महाबंध, महामुद्रा, महावेद। तो या तो महामुद्रा हो सकता है या फिर महाबंध हो सकता है ना। हठ प्रदीपिका में आप देख लीजिए या घेरण संहिता में। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस बंध के अभ्यास से शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है? तो देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में आप पढ़ना चाहते हैं ना, छोटी सी हठ प्रदीपिका की पुस्तक है, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी द्वारा रचित है। उसमें डायग्राम के साथ दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो इनका उत्तर आराम से आपको मिल जाएगा। तो मूल बंध है या जालंधर बंध है या उड़ियान बंध है या महाबंध है? मुझे तो 16 आधारों पर मूल बंध हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आप पढ़ लेना एक बार क्या बताया है। स्वामी कोलानंद जी के अनुसार पृष्ठवंश से के स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन से आसन प्रमुख है? पृष्ठवंश का मतलब जैसे अब समझ में नहीं आया वर्ड आपको कि पृष्ठवंश क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज सिग्निफिकेंट कीपिंग इन वी द हेल्थ ऑफ द बैक पृष्ठ वंश अकॉर्डिंग टू स्वामी कोलानंद। स्वामी कोलानंद के अनुसार जो ये पृष्ठ है ना, पीछे वाला बैक, तो मैंने बताया ना स्वामी कोलानंद के बारे में हमने सारी जानकारी योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में दी हुई है, ठीक है। उनका जन्म, उन्होंने कौन सी रिसर्च की, उनका इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, कब से कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं, विद फोटो उसमें दी गई है। तो उसको पढ़कर आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। कौन सा आसन प्रमुख है? अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, सिंहासन। तो मुझे अर्धमत्स्येंद्रासन लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता टाइप्स ऑफ दंत धोती, दंत धोती के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो हमने घेरण संहिता में दिया है, योगसार में बहुत अच्छे से लिखा गया है, डायग्राम के साथ लिखा गया है। तो यहाँ पर दंत धोती के 4 प्रकार दिए गए हैं ना घेरण संहिता में। कौन कौन से? देखो, धोती के 4 मुख्य प्रकार कौन से हैं? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो फिर दंत धोती के भी 4 प्रकार हैं, दंत मूल, जीवा शोधन, यानी दांतों के मूल को साफ करते हैं ना, दातुन करते हैं, जीवा, जीवा को भी साफ करते हैं, सिर रगड़ते हैं, कर्णरंध्र, दोनों कान आ गए, और कपाल रंध्र, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर फिर आपको 5 देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 भी ऑप्शन है, 5 भी, तो कर्णरंध्र के 2 मानते हैं, तो ये 5 आपको बताना है, ठीक है। टोटल 5 हैं, अलग अलग मानी गई, एक दाया एक बाया। अगर 5 नहीं होता तो हम फिर 4 ऑप्शन देखते। हृदय धोती के 3 प्रकार है, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। अंतर धोती के 4 प्रकार हैं, वात्सार धोती, वारिशार धोती, वहीसार यानी अग्निसार धोती और बहिष्कृत धोती, ठीक है। बस्ती के भी 2 प्रकार दिए गए हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। नेति के भी 2 प्रकार दिए गए, जल नेति और सूत्र नेति। त्राटक के 3 प्रकार हैं, बहिर्त्राटक, अंतर त्राटक, अधोत्राटक। और लोलिक या नोली के 3 प्रकार दिए गए हैं, मध्य नोली, वाम नोली और दक्षिण नोली। कपाल भाती के भी 3 प्रकार दिए गए हैं, वातक्रम, कपाल भाती, वयोतक्रम और शीतक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य समृद्धि का आ गया है, ये भी हमने योगसार में दिया है, याज्ञवल्क्य समृद्धि का वर्णन अच्छे से किया है। तो धर्म के मूल हैं, देखिए हमने अभी मैं आपको बता देता हूँ, चौथे अध्याय में जो लास्ट है, धर्म के मूल हैं श्रुति, विद्या, सदाचार, आक्रोश, यश। धर्म के लक्षण तो बताए गए हैं, सच बोलना, चोरी न करना, क्रोध न करना, लज्जा, पवित्रता, है ना, बुद्धिमानी, धीरज, शांति, इंद्रिय संयम और विद्याभ्यास। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट बताना, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता आपको कि इसका उत्तर क्या रहेगा। तो धर्म के मूल हैं श्रुति, विद्या, सदाचार, क्रोध, यश। तो यश, मुझे क्रोध न करना ये भी इसमें है धर्म के लक्षण में। श्रुति मतलब सुनना, ठीक है, और सदाचार भी ठीक है।
सदाचार ठीक है, सच बोलना, चोरी न करने सब सदाचार में आते हैं, पवित्रता सब सदाचार में आता है। क्रोध न करना ये भी ठीक है, मतलब धीरज रखना, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा घुमा के दिया गया है ना। और यश कहीं नहीं लग रहा मुझे, यश तो ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ई, लेकिन इसमें दो हैं तो ई तो मुझे लग ही रहा है, तो या तो फिर डी और ई हो सकते हैं, अक्रोध और यश। बाकी आप देख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताएं? कर्मफल का त्याग, सदा खुश रहना, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग, निर्द्वंद हो जाना, प्राण साधना। तो देखिए नारद भक्ति सूत्र का वर्णन भी हमने योगसार पुस्तक में किया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में देख लेता हूं मैं। मायातीत होने के लिए कौन से उपाय बताए हैं? मायातीत होने के लिए कौन से उपाय बताए हैं? कर्मफल का त्याग, इधर आपको देखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा मुझे, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर इसमें ना। कर्मफल का त्याग, सदा खुश रहना, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग, निर्द्वंद हो जाना, प्राण साधना। तो इसमें 3 ठीक है कोई भी ना, तो चलो आप देखना, आप बताना फिर मुझे ना, या कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहबु है? तो विक्षेप सहबु 5 हैं, 9 योग अंतराय हैं, टोटल 14 हैं। अविरति हो नहीं सकता, दौर्मनस्य है, दुख दौर्मनस्य, अंग में जयते श्वास प्रश्वास। तो मैंने आपको बता दिया है, दौर्मनस्य है, अंग में जयते है और प्रश्वास है, तो श्वास होता वो भी माना जाता या प्रश्वास है वो भी है, तो इसमें अनवस्थित तत्व नहीं है और अविरति नहीं है। तो आप देख लीजिए इसमें बी डी ई, तो बी डी ई किस में है? 3 में है, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है? एक श्लोक है ना 6ठे अध्याय का 46वां भगवत गीता के अनुसार, तपस्वी भयो धिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतोधिकः कर्मी भय से चधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी का स्थान तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है, अतः तू समग्र रूप से योगी बन जा। तो 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है, योगी का स्थान सहकाम करने वालों से, तपस्वियों से और शास्त्र ज्ञानियों से बढ़कर होता है। तो इसका ए सी ई जिसमें भी है, ए सी ई 2 नंबर है, तो इसका 2 उत्तर रहेगा। कौन सा है? 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। सात्विक आहार अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार है। तो देखिए अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं भगवत गीता को, तो हमने गीता योग अमृत नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें गीता के 700 प्रश्न दिए गए लास्ट में, और साथ में सभी अध्यायों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, यानी टेक्स्ट बुक भी है ये, और पीछे 700 क्वेश्चंस भी दिए गए। तो सभी क्वेश्चंस गीता के इसमें मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। सात्विक आहार का भी जरूर मिल जाएगा इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमने लिखा है सात्विक आहार के बारे में, सतोगुणी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अध्यायों के अकॉर्डिंग आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सात्विक आहार देखो, रुक्ष तो हो नहीं सकता, तो इसको कट कर दीजिए। स्निग्ध हो सकता है, रश्य, गतरसम, स्थिर, तो ये आपको देखो खुद ही ढूंढना है। तो रुक्ष तो हो नहीं सकता सात्विक आहार, तो ए जिसमें है उसको तो कट ही कर दीजिए। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 बच गए हमारे पास, या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद मुझे देख कर बताइए कौन से अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की चर्चा की है, ठीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के आहार की चर्चा की गई है, और कौन से अध्याय में वो की गई है ये आपको खुद बताना है। चलिए आप खुद बताइए, मुझे टाइम लग जाएगा देखने में। बहुत अच्छे से लिखा है। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो उसमें देख के बताइए, ताकि और बच्चों को पता चल जाए कि सर क्वेश्चन नंबर ये है जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की आपने
चर्चा की है। ठीक है। देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है वे हैं। तो ये आपको खुद ही बताना है, मुझे नहीं पता है कौन से 4 आसनों का वर्णन है ध्यान बिंदु उपनिषद में। और आगे चलते हैं हम। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है। तो ये तो आपको उपनिषद की जो पुस्तक उसमें देख लेना, या शायद योगसार में भी इसका थोड़ा सा वर्णन मिल जाए, है ना। ये मिलान करना है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर घुमा फिरा कर। अगला क्वेश्चन है योग तत्वोपनिषद में के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते नी कैलुष ईश्वर का ध्यान करे लय एक प्रकार का कहा गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार ये आपको खुद बताना है, मुझे नहीं पता है। योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय हैं पैच्छेद द्रन्वी धारणाभ्यास व प्राणस्य, ये भी हो सकता है। वीतराग विषम वाचितम, ये बताना आपको कौन कौन से इसमें से शामिल है। 3 सूत्र हैं जिनका सीधा संबंध चित्त शुद्धि से है। आपको पता होना चाहिए चारों सूत्र हैं कौन से अध्याय, 5 जो सूत्र है कौन से पाद से रिलेटेड और कौन से सूत्र हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताएंगे। 100 क्वेश्चन। योग सूत्र के अनुसार भूत जय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अगर भूत को जय कर लेते हैं, विजय कर लेते हैं, तो भूत जय अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है सिद्धियों का, या विकर्ण प्रभाव, या मन की गति, काय समृत, ये आपको बताना है ना। अगला है, मुझे तो भूत जय लग रहा है, उसमें एक और देख लेना आप। आप लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। हठ पृथ्वी के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताई गई है। 4 अवस्थाएं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो पर ब्रह्मा नहीं है, तत्व ज्ञान अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है हठ हठ योग प्रतिपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शक्ति कहाँ है ना, इसको कहा है कुंडलिनी को। भुजंगी है, भुजंग है, अरुंधति है, ईश्वरी है, ईड़ा है। तो ईड़ा इसमें हो नहीं सकती, ईड़ा हटा दीजिए, है ना। तो ये जो हठ प्रतिपिका मैंने बताया ना डॉक्टर सोमवीरारी द्वारा रचित, बहुत ही सरल है। उसमें जरूर आपको लास्ट में डायग्राम मिल जाएगा, है ना। सभी सूत्र जो है ना उनको डायग्राम के साथ दिया गया है, तो उससे क्लियर हो जाता है। ये सुषुम्ना नाड़ी के हैं या कुंडलिनी शक्ति के हैं, आप ये भी बताइए मुझे। अगला है क्वेश्चन वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है। नाड़ी शुद्धि होती है तो जठरग्नि की वृद्धि होती है, मुख पर प्रसन्नता आती है, शरीर में लघुता आती है, नैनों की निर्मलता। योग सार में इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति व्यवहार से साम्यता न रखने वाली विशेषताएं हैं। उठपटांग व्यवहार, विवेकी व्यवहार, है ना। ये डिफिकल्ट है, पता नहीं आसान क्वेश्चन है। करेक्टर्स आर नॉट रिजेंबलिंग नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स बिहेवियर। एक भाई सामान्य जो स्वास्थ्य व्यवहार है उससे साम्यता न रखने वाली विशेषताएं हैं। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्तिक व्यवहार से साम्यता यानी बैलेंस जो है ना न रखने वाली विशेषताएं। सूझबूझपूर्ण व्यवहार तो बैलेंस रखता है। सामाजिक कुसमायोजन, वास्तविकता का ज्ञान, उठपटांग व्यवहार, विवेकी व्यवहार। तो एक तो डी हो सकता है, एक बी हो सकता है। तो बी डी तो है ही, तो बी डी मेरे ख्याल 4 इसमें उत्तर रहेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये तो मेरे ख्याल से। मनोगत्यात्मक चिकित्सा के भाग कौन से हैं, ये भी हमें नहीं पता, या बताना अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। विच आर द पार्ट्स ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी फ्राइड की मनोविश्लेषक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा, अहम विश्लेषण, बहुआयामी चिकित्सा। योग निद्रा का अगला क्वेश्चन किन 2 मस्तिष्क हार्मोन के निष्कासन के द्वारा पीड़ा शमन करती है। सेरोटोनिन होता है, एंडोर्फिन होता है। भाई ये पॉजिटिव हार्मोन तो हैं,
सेरोटोनिन, एंडोर्फिन जो गुड फील हार्मोन भी है। फिर भी आप बता दीजिए कौन से हार्मोन हो सकते हैं योग निद्रा के द्वारा। मुझे तो सेरोटोनिन एंडोर्फिन लग रहा है, यानी सी और बी। सी भी कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब डाउट है। आप बताना इसमें ना। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। जो पहला है बिल्कुल छोटा है, 18 जिसमें सूत्र है। तो इसमें से कौन सा सूत्र विद्या मृत में नुषते मन परशमनोपायो तो है, हो ही नहीं सकता। हिरण्य मेन पात्रेण सत्य संपीति मुखम, ये हो सकता है। ई लग रहा है मुझे तो भाई, कंफर्म है। और सी भी लग रहा है मुझे। ई और सी हो सकता है। ई और सी देखो कहीं है तो, हाँ 4 नंबर है। बाकी आप देख के बताइए एक बार पढ़कर आप खुद। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, योगाभ्यास के प्रारंभ में किससे बचना चाहिए? मायरा, बोलना, हिंगू, केमुका। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। मतलब ये आहार से संबंधित बातें हैं, कौन सा आहार नहीं करना चाहिए खासकर जब योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तब। मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपको खुद ही बताना पड़ेगा। ये शायद घेरण संहिता में से लिया गया है, तो आप बताना। मतलब ये कह सकते हैं कौन सा है, पथ्य है इनमें से ना, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए आप लोगों को। नीमोलोचिका, कथपिथ, कांत, बिल्व, पांडु, कुटुंब, थलास्का, जम्बिरा, सालेमली, जाम्बाला, हरितकी, धात्री, पौरुष। नहीं पता भाई। अगला है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुल एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट आपको पढ़ना है ना। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। योगासन में स्थिर प्रतिवर्त स्टैटिट्यूड रिफ्लेक्सेज शरीर और उसके अंगों की स्थिति को आराम की स्थिति में बनाए रखने में लगे रहते हैं। योगासन में स्टेटोकाइनेटिक्स रिफ्लेक्स गत्यात्मक स्थिति में के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखियो आपको खुद ही बताना है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ के इसका उत्तर देना आपको ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोलैप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्राएं और बंद कौन से? प्रोलैप्स क्या होता है एक बार अंग्रेजी देख लेते हैं इसकी। मोस्ट रिलीवेंट योगिक मुद्राज एंड बंदाज फॉर प्रोलैप्स कंडीशन। अब आपको अगर प्रोलैप्स पता है तो आप समझ जाएंगे। ये मुझे नहीं पता है, प्रोलैप्स का अर्थ मुझे ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है। एक कंडीशन होती है बीमारी की, उसमें कौन सा आसन ठीक है, नहीं बता सकता मैं, आप खुद बताना मुझे है ना, कमेंट में लिख के। मोस्ट अप्रोप्रिएट शटक्रिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेमोराइटी हेमोराई। हेमोराइक मतलब यहाँ पर बवासीर है, आर्श है, सर्वाधिक उपयुक्त शटक्रिया है अग्निशार है, क्योंकि बवासीर का संबंध किससे? गुदा से है। धोती है तो धोती का तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता। शंख प्रक्षालन है, या लघु शंख प्रक्षालन है, या बस्ती है। अब यहाँ पर फंस गए, अग्निशार भी नहीं हो सकता। तो आप बताइए शंख प्रक्षालन ठीक है, या लघु शंख प्रक्षालन ठीक है, या बस्ती है। 3 इसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो मुझे लगता है तीनों ही सही है, सी डी ई होना चाहिए मेरे को अकॉर्डिंग। लेकिन बस्ती में मुझे डाउट लग रहा है, सी डी ई है कहीं, है 2 नंबर में। संघ प्रक्षालन है तो लघु संघ प्रक्षालन भी होनी चाहिए, दोनों एक ही है। बस्ती भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ही रोग है ना। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यासों के अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के अनुसार एक अच्छी पाठ्य योजना के अनिवार्य तत्व हैं। ये हर बार पिछले 3-4 साल से इस पुस्तक में से क्वेश्चन 5-5, 6-6 क्वेश्चन उठा रहे हैं भाई। जो लेसन प्लान बनाते हैं उसके क्या अनिवार्य तत्व, यानी इसे प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। इसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी कमजोर बच्चा है तो कमजोर के अनुसार, अच्छा बच्चा अच्छे के अनुसार। ये बात तो सही है। इससे इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसे पाठ के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसे गलतियों को पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए, बात भी ठीक है। और इसे प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। तो भाई इसमें 2 ठीक है, कौन से 2 ठीक हो सकते हैं? बातें तो लगभग ठीक है, लेकिन उस पुस्तक में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योगाभ्यासों के अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ्य योजना के लाभ है। देखिए 4-5 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, 2-3 अब लगातार है। किसी लिखित पाठ्य योजना के लाभ हैं, जो लेसन प्लान आपने बना रखा है उसके क्या लाभ है। यह प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्य को ध्यान में रखने में मदद करती है। यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने को रोकती है। यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए। यह शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। बिल्कुल ठीक है, ई भी ठीक है। इसमें 3 ठीक रहेंगे, तो कौन से ठीक रहेंगे? ये सी भी ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन योग अभ्यासों की अध्यापन विधिया जो पुस्तक है उसमें क्या बताया, ये महत्वपूर्ण है। देखो लेसन प्लान तो बेनिफिट तो करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री है, जो ऑडियो विजुअल कहते हैं ना, ये कॉमन क्वेश्चन ले लिया इन्होंने। तो देखिए टेलीविजन जो होता है वो दृश्य श्रव्य है, मतलब दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। तो इसका मतलब देखिए ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं इनको। तो टेलीविजन है, बुलेटिन बोर्ड, सचित्र पाठ्य पुस्तकें नहीं, टेप रिकॉर्डर, वीडियो। तो टेलीविजन और वीडियो लग रहा है मुझे, तो ए और ई जिसमें है 3 नंबर है ना। कॉमन क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का था। अकॉर्डिंग टू हट प्रदीप का विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स आर कंडक्टिव फॉर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग। कंडक्टिव का मतलब पथ्य कारक है ना, कंडक्टिव, उपयोगी है, लाभदायक है। तो मूंग तो होगी। मेघनाद, परवल, दही, दही नहीं हो सकता। तो मूंग है। ई हटा दो, जिसमें भी ई है ना उसको हटा दो। जैसे मुझे लगता है कि दही नहीं है, तो ई यहाँ पर 3 में 3 ऑप्शन हो नहीं सकता। अब मुझे ये पता है ए है, तो ए जिसमें है 1 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो आपको एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा। परवल शायद बता रखा है, खानी चाहिए ना। मेघनाद भी बता रखा है। ये तो रट लीजिए, आप जरूर आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं। इनका सीक्वेंस पूछ सकता है ना। भस्त्रिका प्राणायाम किन विकारों में नहीं करना चाहिए, यानी कौन से रोग हैं तब भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो सीधी बात है, उच्च रक्तचाप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और निम्न रक्तचाप में कर सकते हैं, मोटापा में कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो काट ही दीजिए, यानी ई और सी ऑप्शन काट दीजिए। ई और सी जहाँ भी होगा कट लगा दीजिए। तो देखिए ई कहाँ है, 3 में है। ई कहाँ है, 4 में है, कट हो गया। अब सी कहाँ है, 2 में, ये कट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ए सी डी ठीक है। यानी हृदय रोगों में आप कर सकते हैं, और उच्च रक्तचाप में आप कर सकते हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर में आप अच्छा किन विकारों में नहीं करना चाहिए, सॉरी। तो इसमें ठीक है, उच्च रक्तचाप में नहीं करना चाहिए, हृदय रोग में नहीं करना चाहिए, गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं करना चाहिए। निम्न रक्तचाप और मोटापा में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, निम्न की सूचियों को सुमिलित करें। तो ये हमारी जो पुस्तक है योगियों का जीवन परिचय से बहुत अच्छे से दिया गया है। सभी का जीवन परिचय, उनसे रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी संस्थान है, उनसे रिलेटेड जो भी साधनाएं हैं, वो सब हमने अच्छे से दिया है। तो स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद दादी भाष्य लिखा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग के ऊपर फोकस किया है। कबीरदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है। तुलसीदास जी ने बीजक से संबंध है। तो इस तरह से लगता है एक आध में डाउट है, तो फिर भी 1-2 आप मिलान कर लेते हैं तो उनसे आ जाता है ना। जैसे स्वामी दयानंद का पकड़ लेते हैं हम, 1 का 3, तो 1 का 3 जो है वो 2 में है। तो इसका मतलब 3 और 4 ऑप्शन तो कट हो गए। फिर आपको लगता है स्वामी विवेकानंद का संबंध 4 से है, तो बी का 4 देख लीजिए। तो बी का 4 सिर्फ 1 में ही है, इसी से क्लियर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं 4 ऑप्शन आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मन मनय शरीर बुद्धि रथ सारथी रथी प्रगम। तो ये देखिए गीता में भी दिया गया है कि आत्मा का संबंध किससे है, मन का संबंध किससे है, शरीर का संबंध किससे है, बुद्धि का संबंध किससे है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब आत्मा घोड़े से जोड़ी गई है ना, घोड़े में उसका जो सारथी है, जो रथ है ना, रथी जो रथ को चलाने वाला है। रथ, रथी अलग है, रथ अलग है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता रथी किसे कहा है। सारथी तो रथ को चलाने वाला हो गया ना।
प्रग्राम किसे कहा है, या आप मुझे बताइए, मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट उत्तर। गीता में इसका वर्णन वैसे मिलता है, हो सकता है किसी और ग्रंथ में भी हो। ये भी आपको बताना है, वायु वेगनी इंद्री महती नारी कौन सी मात्रा है ना, ये भी शायद उपनिषद से रिलेटेड है, ओमकार की मात्राएं हैं शायद। अगला क्वेश्चन है, ये योग दर्शन का है, मैंने बताया था ना, तीव्र संवेगामासनम, तो इसका संबंध तो समाधिपात से है ना। ते प्रति प्रसह वह या सूक्ष्मा समान जया जवलनम ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मनम, ये कौन से चैप्टर से संबंधित है वो आपको बताना है। अगर एक भी अगर आपको ठीक से मिल जाता है ना तो आप समझ सकते हैं। तो ए का संबंध अगर मैं साधन पाद से मानूं पहले से, तो लगभग इसी से क्लियर हो जाता है मेरे को लग रहा है। दूसरा ऑप्शन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी आप देख लीजिए, आप बताइए बाकी इनका संबंध कौन से पाद का कौन सा सूत्र है ना, सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ज्योति जी आप सुन रहे हैं, आपको जरूर बताना ते प्रति प्रसह सूक्ष्म, ये कौन से पाद से रिलेटेड है, कौन सा सूत्र है। और आप में से कोई और भी सुन रहा हो तो जरूर बताइए, ताकि सबको पता चल जाए, हमें भी पता चलेगा और दूसरे जो भी देखने वाले उनको भी पता चलेगा। मोक्ष द्वार का भेदन, मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया है, मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम सहजोली। देखिए कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। सहजोली क्या है, मुद्रा है, तो अब डी का संबंध दो से है, तो मुझे लगता है अगर एक ऑप्शन भी आप देख लेते हैं ना, उसी से देखो क्लियर होगा, डी का संबंध दो से है, आपको कहीं ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो दो, ये पहला ही क्वेश्चन हो गया है। तो सी का संबंध एक से दिया है, तो सी का संबंध एक से है, तो मतलब नादोत्पत्ति हो गया। बी का संबंध तीन से है, तो बी का संबंध मानव शरीर की विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया है, तो बी का संबंध तीन का मतलब शिव संहिता में बताया गया है। और ए का संबंध चार से है, मोक्ष द्वार का भेदन कुंडलिनी है। तो एक भी कई बार आप पकड़ लेते हैं, देखो हमने इसमें एक को पकड़ा, हमें कॉन्फिडेंस था कि सहजोली क्या एक मुद्रा है, तो हमने देखा कि डी का ऑप्शन दो जहां पर है, तो डी का दो ऑप्शन पहले में ही दिया और कहीं भी नहीं दिया, आप देख लीजिए पूरी लाइन में, ठीक है, पूरी लाइन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B के। तो देखिए विटामिन ई जो है और विटामिन डी, तो विटामिन डी का स्वाभाविक का सीधा संबंध किससे, कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषण से रिलेटेड है, तो विटामिन बी उठा लीजिए। और रक्त का थक्का जमना और स्कंदन का कार्य विटामिन के करता है, तो आप डी का दो से संबंध जोड़ दीजिए। डी का दो ऑप्शन सिर्फ एक में है, बस इसी से क्लियर हो गया, क्योंकि विटामिन डी विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमने से रिलेटेड है ना, तो विटामिन के को हमने उठाया, यानी डी का संबंध किससे, दो से है, तो एक में उत्तर मिल गया। तो सी का संबंध किससे, एक बार थोड़ा और भी मिला लीजिए, सी का संबंध किससे है, एक से दे रखा है, यानी मस्तिष्क और स्नायु ऊतकों में ऊर्जा रूपांतरण करना। बी का संबंध किससे है, चार से है, कोशिका मेम्ब्रेन की स्थिरता और एकता का। और ए का संबंध किससे है, तीन से है, यानी विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी से रिलेटेड है। विटामिन डी नेचुरल हार्मोन भी है और ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से आप हल कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। ये शायद घेरण संहिता से रिलेटेड होगा, नहीं। मुख बंद कर जीवामूल को हिलाकर अमृत पान करना, भूमि पर दोनों हाथ रखकर सिर और पैरों को हवा में उठाना, भ्रूमध्य के बीच दृष्टि को स्थिर कर आत्मा का ध्यान करना। तो भ्रूमध्य क्या होगी, शांभवी मुद्रा हो गई, ठीक है। तो अगर आपको लगता है यार पुतानी औरों में क्या होगा, ए का संबंध मांडुकी है, मांडुकी मुद्रा में ना घुमाया जाता है जीवा को ना, मेंढक की तरह से उछल कूद करते हैं ऐसे। ये एक नभो मुद्रा होती है, उसमें जीव को मोड़ के पीछे लगाया जाता है। तो नभो मुद्रा प्री प्रैक्टिस है किसकी, जो मेन मुद्रा है ना, किसकी प्री प्रैक्टिस आप मुझे बताना। और ये मांडू की मुद्रा मेंढक की तरह फुदफुदाता ना, ऐसे ऐसे उछलते उछलता ऐसे जीव को तलवे पे घुमाना है, इसी से जोड़ लीजिए, है ना। और वज्रोली जो है ये डी से रिलेटेड हो गया, है ना। नहीं, डी से रिलेटेड तो अश्विनी मुद्रा हो गई है, वज्रोली मुद्रा किससे है ये देखना पड़ेगा।
भूमि पर दोनों हाथ रखकर सिर और पैरों को हवा में उठाना। भाई ये कंफ्यूज कर दिया। आप देख लीजिए इसमें कोई, क्योंकि दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो आराम से क्वेश्चन हल हो जाता है। पॉलीसिडिया, पॉल्यूरिया, प्लेजिया, हेमोराइड्स, तो देखिए ये हार्मोन से रिलेटेड भी हैं। पोलिसिडिप्सिया तो मेरे ख्याल बार बार प्यास लगना है शायद। ये आप देख लीजिए, बार बार पेशाब आना, पोलीयूरिया लग रहा है मुझे। तो एक भी अगर आप इसमें पकड़ लेते हैं ना, उसी से आप सोल्व कर लेंगे सभी क्वेश्चंस। फिर मिलान आ गया। शिक्षक, शिक्षण, अधिगम, गतिविधि, विषय, पर्यावरण। तो शिक्षण का मतलब टीचिंग हो गया, अधिगम का मतलब लर्निंग हो गया, गतिविधि, विषय और पर्यावरण। ये देखिए आप मिलान कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 126। ये देखिए सूर्य नमस्कार के जो आसन है उनके नाम है, 12 जो स्टेप्स होते हैं और उसमें मंत्र हैं। तो सबसे पहला मित्राय नमः होता है ना, तो इन्होंने बीच का उठा लिया है, तीसरे नंबर से उठाया है शायद। हस्त उत्तानासन 2 नंबर से। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, तो ये लास्ट का उठाया उठाया ना इन्हें। मतलब अश्व संचालन कहाँ होता है? 4 नंबर होता है। ठीक है, ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। तो 4 नंबर यानी ए का 4 रहेगा, है ना। ऐसे जोड़ लीजिए, आपको ये सूत्र, ये मंत्र भी याद होने चाहिए और इधर जो आसनों के नाम है वो भी याद होने चाहिए ना, सूर्य नमस्कार के। हमने एक योग ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, ये हमारी पुस्तक है। इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ना, प्रैक्टिकल इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। आसन किसे नहीं करना चाहिए, मुद्राएं किसे नहीं करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार के क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन से मंत्र हैं, बाइलिंगुअल इसमें दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रतिपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। योगी के भोजन के अनुसार श्लोक के क्रम, तो देखिए श्लोक है ना, एक सुशनिग्ध सुमधुरम, है ना, सुसनिग्ध सुमधुरम, पुष्टिकारकम धातु पुष्टिकारकम। तो इसमें सुसनिग्ध से शुरू होता है, सुमधुरम सुसनिग्धम। तो ये आपको सेट करना। अगर ये श्लोक भी आपको मिल गया ना, हमने इस पुस्तक में भी दिया है आहार के बारे में, मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। इसके अनुसार हठ प्रतिपिका, तो हठ प्रतिपिका का हमने दे रखा है। हठ प्रतिपिका, सुस्निग्धम सुमधुरा हारस्य चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते सी संप्रत्यय मितहार से उच्यते। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया सुस्निग्ध सुमधुर, तो सुस्निग्ध पहले है, फिर सुमधुर है, चतुर्थांश विवर्जते भुज्य सी संप्रत्यय। पुष्टिकारकम, इसमें देखिए 2 श्लोक हैं, एक है पुष्टम, ये सूत्र लिया इन्होंने 65वां। पुष्टम सुमधुरम सनिग्धम पथ्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलाषितम योग्यम योगी भोजनामाचरेत। तो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है पुष्टम सबसे पहले है, तो पुष्टिकारक हो गया। दूसरा सुमधुर, सुमधुर हो गया, ई हो गया, यानी सी के बाद ई है, तो सी इसमें दे रखा होगा, कहीं ऑप्शन दे रखा है, सी के बाद ई है। और फिर स्निग्धम है, डी आएगा, फिर पथ्यम धातु प्रपोषणम, फिर बी आएगा, मनो अभिलाषितम योगम योगी भोजनमाचरेत। ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार सही क्रम बताइए। तो देखिए 6, मैंने कहा था ना कोई ना कोई पूछ सकता है, इसी में पूछ लिया। तो सबसे पहला वैराग्य प्रकरण है, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है ना, तीसरा स्थिति, चौथा उपशम, पांचवा स्थिति, फिर उत्पत्ति, फिर उपशम और फिर अंतिम निर्वाण प्रकरण होता है। तो आपको अगर ज्यादा नहीं पता, 2 भी पता है, तो कम से कम उनका तो सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, वैराग्य प्रकरण, दूसरा क्या है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तो सी के बाद डी होना चाहिए, सी के बाद डी, सी के बाद डी, यानी 4 नंबर से है ना। सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम बताना है, तो ये आप देख लीजिए त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में। अगला है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। योग सूत्र के अनुसार सही क्रम लिखिए। औषधि तप मंत्र जन्म समाधि, ये सूत्र है ना, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि सिद्धज्ज की जो समाधि है वो जन्म से मिलती है। जन्म पहले आएगा, फिर औषधि आएगा, जन्म औषधि, फिर मंत्र आएगा, फिर तप आएगा, फिर समाधि आएगा। तो ये सीक्वेंस आप लगा लीजिए कौन सा उत्तर है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आपके लिए प्रश्न है कि कौन से अध्याय का या कौन से पाद का ये सूत्र है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुणों का सही क्रम उसमें बताए गए हैं ना। मध्यम प्रकार का साधम, अधिमात्रतम साधम, है ना, उच्च कोटि के साधक, क्षमायुक्त, प्रियवंत, पुण्यार्थी, सभी कर्मों में समान स्थिति, समबुद्धि। तो आप ये योगसार में देख के आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में चेतना और सजगता का प्रवाह है, यानी इसको अंग्रेजी में हम देखें, द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस इन द बॉडी। चेतना का संबंध किससे है? तो कई बार वर्ड्स, सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम कॉन्टेक्स, अवेयरनेस अटेंशन ऑफ द पर्टिकुलर सेंसेशन, सेंसरी नर्व इम्पल्स कंडक्टिंग लॉन्ग सेंसरी पाथवे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, स्टिमुलेशन रिसेप्टर्स, ट्रांसलेशन इनटू द सेंसेशन परसेप्शन। देखिए सेंसरी एरिया तो होता है सेरिब्रल में, पर्टिकुलर सेंसेशन भी होता है, सेंसरी नर्व होती है बिल्कुल, पाथवे होता है, थ्रू स्पाइनल कोड होता है। तो सी तो मुझे ठीक लग रहा है, आप इसमें मिलान करना पड़ेगा। इसमें क्रम ठीक कौन सा है भाई, वो बताना है। देखिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आप बताना। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके ऑप्शन ज़्यादा बड़े कर दिए इसलिए हार्ड लग रहा है। मतलब कई बार है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सीधा सा होता है, लेकिन उसके ऑप्शन इतने लंबा कर देता है कि पढ़ने का थोड़ा कम मन करता है या थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज बनाता है ना हिंदी में। तो यौगिक अवधारणा के अनुसार रोग वृद्धि, तो उसको अंग्रेजी में देखें, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू यौगिक कंसेप्ट। रोग वृद्धि भी प्राण के प्रवाह को प्रभावित तो करती ही है, अवसाद या चिंता की भावना लाती है, मानसिक स्तर को आंदोलित करती है, शारीरिक स्तर पर रोग का असर संवेदी प्रक्रिया को बाधित करती है। तो योग की वृद्धि किससे होती है? तो ये इन्होंने सीक्वेंस ही पूछा है। तो रोग वृद्धि जो है, सबसे पहले अवसाद या चिंता की भावना हो गई, फिर प्राण प्रवाह बाधित हो जाएगा, फिर मानसिक स्तर पर होगा, या फिर अवसाद चिंता फिर मानसिक स्तर, फिर शारीरिक स्तर पर उसका असर आएगा, फिर वो सेंसरी को बाधित करेंगे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का है भाई। तो या बी या सी में से पहले लग रहा है मुझे तो, या तो बी पहले हो सकता है या सी पहले हो सकता है। आप बताना इसको ना। योग क्रिया विधि कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है? विच वन इज द बेस्ट सीक्वेंस इन द योग प्रैक्टिकल्स क्लास। योग की जो प्रैक्टिकल क्लास होती है ना, उसमें कौन सा अच्छा सीक्वेंस है, आपको बताना है। तो मतलब आपका सीक्वेंस गति हेतु शाब्दिक परिचय, बैठने की व्यवस्था, विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति तक सर्वथा के बारे में पता करना, संधि स्थलीय कार्य अभ्यास, प्राणायाम। देखिए कितना मतलब, शाब्दिक परिचय तो मुझे लगता है सबसे पहले होना चाहिए। इसमें थोड़ा अंग्रेजी देख लीजिए, समझ में ना आए तो। वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्टिविटी, स्वाभाविक हम बैठते हैं योगाभ्यास के लिए, तो पहले तो वर्बल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो वर्बल होने के बाद हम स्टिंग अरेंजमेंट करेंगे, भैया आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे बैठना है। फिर उनसे पूछेंगे भी कि भैया आपको सुनाई दे रहा है क्या, और अंतिम पंक्ति तक। और संधि स्थलीकरण अभ्यास, देखा कितना घुमा दिया गया है। फिर रिलैक्सेशन की क्रियाएं भी हम कर सकते हैं, यानी ज्वाइंट लूजिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल यही होनी चाहिए। प्रारंभ में सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं हम इन्हें। फिर प्राणायाम होना चाहिए। तो डी के बाद ई लग रहा है मुझे तो डी के बाद ई देख लीजिए किस में है। डी के बाद इस लगभग सभी में है। सीक्वेंस मैंने बताया, आप भी अपने अनुविवेक से बताएं। अगला है संघ प्रक्षाल शुद्धि प्रक्रिया के प्रयोग
किए जाने वाला आसनों का सही क्रम। ये शायद तीसरी चौथी बार आया, हर बार आ ही जाता है। तो भाई क्रम पूछा है तो स्वाभाविक है, पहले हम क्या करते हैं, ताड़ासन करते हैं, फिर त्रिएक ताड़ासन करते हैं, फिर कटी चक्रासन करते हैं खड़े खड़े, तो 3 आसन हो गए। फिर हम क्या करते हैं, त्रिएक भुजंगासन करते हैं, फिर उद्राकर्षणासन करते हैं। ये सीक्वेंस रहेगा इनका ना। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कर्मों की कुशलता ही योग है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों है? फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल कर्म है। बिल्कुल ठीक है, इसका ए और आर बिल्कुल सही मिलेगा, यानी ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी है, यानी ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। तपस्वियों, ज्ञानियों या शास्त्र ज्ञानियों से काम कर्म करने वाले योगी श्रेष्ठ है। हमने पढ़ा था ना, पहले भी क्वेश्चन आया, छठे अध्याय का 46वां श्लोक। क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है? इससे हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों से काम करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतम्र प्रज्ञा कहा जाता है। अब ये आपको खुद बताना है ना, क्यों से लगा लिया करो, क्यों कैसे, इससे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है। आसनों के अभ्यास के दौरान धमनियों से हृदय की ओर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं वो शरीर, जो ब्लड है वो हृदय से बाहर लेके जाती हैं। वेन्स जो हैं वो हृदय की तरफ लेकर आती हैं। तो यहाँ पर आसनों के अभ्यास के दौरान धमनियों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हृदय से धमनियों की तरफ जाना चाहिए ना ब्लड, तो ये उल्टी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। आसनों के अभ्यास के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सापेक्ष रूप से स्थिर रहता है। तो ये आप बताना कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। अगला अभ्यास है, खेसरी हठियों की एक विशिष्ट मुद्रा है। ठीक बात है। जीभ को उलटकर कपाल गोयर में प्रविष्ट कराने, दृष्टि नासिकाग्र होने पर खेसरी मुद्रा कही गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर ठीक नहीं लग रहा है ना। ए आर दोनों सही है, क्योंकि खेसरी मुद्रा हठियों की एक विशिष्ट मुद्रा है। क्यों है? क्योंकि जीभ को लटकर कपाल, ये तो इसकी विधि बताई गई है, लेकिन क्यों का उत्तर बिल्कुल ठीक नहीं मिला हमें। या तो उसके लाभ बताता तब हम मान लेते, है ना। इसके लाभ बताता ना भाई, खेसरी मुद्रा हठ योग की विशिष्ट मुद्रा क्यों है, तो उसका लाभ बताता, इसलिए इसको विशिष्ट कहते हैं, इसके ये लाभ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी विधि बताई गई है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप बताना। अब ये देखिए, लास्ट में 20 नंबर का फायदा मिल जाता है। 91 से लेकर 100 तक, यानी 2 गद्यांश मिलेंगे आपको। तो 91 से 95 तक के जो क्वेश्चन है वो अलग गद्यांश का है, 10 नंबर मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन होते हैं। 96 से 100 तक के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10 नंबर का आपको फायदा मिलेगा। तो ये आसानी है, योग एक समग्र जीवन शैली है। आप पढ़ लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। और ये मैंने आपको रोक दिया है वीडियो, आप पढ़ सकते हैं आराम से, फिर इसके एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप दे लीजिए। योग मूलतः का विज्ञान है, मन का, शरीर का, आत्मा का, मन इंद्रिय व आत्मा दोनों का। अगला क्वेश्चन है, देखो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों मिलेंगे। हर क्वेश्चन के बाद इन्होंने श्लोक दिया है। उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्कृष्ट कार्य क्षमता हेतु योगाभ्यास करना आवश्यक है। एक बार पढ़ लीजिए गद्यांश को, बार बार नहीं देना चाहिए गद्यांश, मुझे ऐसा लगता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने योग की उपयोगिता को देखते हुए खालिस्तान में शामिल करने को कहा, चिकित्सा में शामिल करने को कहा होगा। श्लोक पढ़ लीजिए, या ये जो पैराग्राफ है पढ़ लीजिए। अब 91 से 95 का ये है, आज की इस वर्ग को व्यवहारिक वैधानिक योग व्यवहार से जोड़ना नितांत आवश्यक है। नारी वर्ग, शिक्षक, कर्मचारी, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, पढ़ लीजिए, है ना। योगाभ्यास के शिक्षण प्रशिक्षण से किसका हस्तांतरण अगली पीढ़ी में संभव है, ये भी आप देख लीजिए। ये नया पहरा आ गया है,
मैं इसको रोक देता हूँ थोड़ा ना, आप देख लीजिए अच्छे से। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना। आप इसको पढ़ लीजिए। 19वीं शताब्दी से योगी और सन्यासियों को जैव चिकित्सा के उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण किया गया है। उनके पल्स रेट, रक्तचाप, श्वसन का मापन किया गया और हाल ही में विभिन्न ब्रेन इमेजिंग तकनीक द्वारा मापन किया गया। मतलब 19वीं शताब्दी से साइंटिफिक रिसर्च की गई और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान जाता है स्वामी कोलानंद जी को जाता है, और उनके जो गुरु हैं माधवदास जी, उनका तो अमूल्य योगदान है। 125 साल तक लगभग वो जिए थे, इस धरा पर रहे थे। कौन? माधवदास जी, परमहंस माधवदास जी, जो किनके गुरु थे? कोलानंद जी के गुरु भी थे, और एक और थे, आप बताना किनके गुरु थे? ये क्वेश्चन है इसके। दूसरा क्वेश्चन, योगाभ्यास क्या क्या कम करने में सहायक है? आपको खुद बताना है सभी का उत्तर। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य की विभिन्न स्थितियों के उपचार में के लिए योग और जैव चिकित्सा के उपकरण कैसे महत्वपूर्ण है? अगला क्वेश्चन, योगा थेरेपी अलेवेट विच टाइप ऑफ सफरिंग और लिमिटेशंस, यानी योग चिकित्सा से किस प्रकार की पीड़ा या सीमा का उपशमन होता है? और ये अंतिम क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस, योगाभ्यास में से किस में अभिवृद्धि और सुधार होता है? ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। तो फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, किसी भी तरह का आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो निसंदेह और निसंकोच, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जिन भी विद्यार्थियों ने इसमें सहयोग किया उनका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और जो विद्यार्थी जितना जल्दी इसके उत्तर देगा, डेफिनेटली उस अगले वीडियो में उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि वो मेहनती बच्चा है। उस स्टूडेंट ने, उस विद्यार्थी में एक ललक है, और वो अपने साथ साथ दूसरों का भला भी चाहता है। तो जो भी विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तर देगा, उसका भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर नाम अनाउंस करूँगा, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, उसको ज़रूर मोटिवेट करूँगा, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उनसे प्रेरणा लें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।